हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। मेरा नाम है अशोक मती और फ्रेंड्स तो हम अपना इंट्रोडक्शन लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपको आज बताएंगे कि सी शार्प लैंग्वेज की हेल्प से डॉटनेट फ्रेमवर्क में आप कंसोल एप्लीकेशन को कैसे ऑन करते हो, विंडोज़ एप्लीकेशन को कैसे रन कराते हैं, ओपन कैसे करते हैं, कोडिंग कहाँ करते हैं। सेम इसी तरह से ही हम वेब एप्लीकेशन यानी कि तीनों एप्लीकेशन का आप इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसी मैंने बोला आपसे इंट्रोडक्शन है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे हमारा जो भी वर्जन इंस्टॉल किया होगा आपने, यानी कि डॉटनेट फ्रेमवर्क के लिए जो भी वर्जन आपने इंस्टॉल किया होगा उसको आपको सर्च करना है, आपको ढूंढना है कि आपका जो इंस्टॉलेशन किया गया है वो कहाँ पे है। यानी कि आप ढूंढोगे विजुअल स्टूडियो 13, तो आपने जो वर्जन इंस्टॉल किया होगा वो आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं इंस्टॉल हुआ होगा, ये आपको सर्च करना है। उसके बाद आप उस पर उस वाले उसके जो डब्ल्यू टाइप का बना हुआ होता है इसको आप सी यानी कि रन कराओगे। यहाँ से इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपका जो विजुअल स्टूडियो का एप्लीकेशंस है वो ओपन हो जाएगी। कुछ इस तरह से ओपन होने के टाइम लेगा। अगर आपका भी सिस्टम थोड़ा सा स्लो होगा तो ओपन होगा। हमारे में काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉलेशन हो चुकी है जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लो है। कुछ लुक इसका इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। इस अगर आपने रिसेंटली कोई फाइलों का यूज़ किया है तो यहाँ पे दिखाएंगे स्टार्ट का, आप तो यहाँ से डायरेक्टली न्यू प्रोजेक्ट ओपन प्रोजेक्ट और स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ी आपको कंटेंट यहाँ से भी आप ऑनलाइन हेल्प चाहते हो तो मिल जाएगा। इस तरह के कुछ कंटेंट दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले कंसोल एप्लीकेशंस को। कंसोल एप्लीकेशन के लिए इतना ही कहेंगे कि ये पहले यहाँ पे देख लेते हैं। फाइल पे गए, न्यू पे गए, प्रोजेक्ट पे आप सर्च करोगे, फाइल न्यू और प्रोजेक्ट्स। फाइल न्यू प्रोजेक्ट के बाद आपके जब आप क्लिक कर दोगे विंडो ओपन होके आ जाएगी। उस विंडो में ध्यान से चेक कर लीजिएगा, इस तरह की विंडो आपके पास सामने आ जाएगी। इसके अंदर स्पेशली रूप से चेक कर लीजिएगा कि लैंग्वेज सी शार्प हो। कई बार होता क्या है कि वीबी सेलेक्ट होती है और वीबी को हम सेलेक्ट करने के बाद वर्क कर रहे होते हैं। तो ध्यान से फिर से बता रहा हूँ, सी शार्प सिलेक्टेड होनी चाहिए, क्योंकि हम सी शार्प के थ्रू आपको कोडिंग बताएंगे। क्योंकि हर लैंग्वेज की जो कोडिंग है वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। बाद में MSIL जो बनती है उससे कोई अलग मैटर है, लेकिन हम पहली वाली लैंग्वेज की कोडिंग तो सही करेंगे। सी शार्प सेलेक्ट है, कंसोल यहाँ पे देखेंगे। ये ऑनलाइन पे क्लिक हो गया था बाय मिस्टेक मेरे से। नेम पे आ गया, लोकेशन आ गई और सोल्यूशन नेम आ गया। नेम, लोकेशन एंड सोल्यूशन, तो इन तीनों को आपको ध्यान से देना है। यानी कि अगर आप यहाँ पे नेम में कोई चेंजेस करोगे तो सोल्यूशन का भी नाम वही है, इसमें डायरेक्टली वही आता है। तो जैसे कि हमने कर सकते हैं माई फर्स्ट कंसोल, माई फर्स्ट कंसोल एप्लीकेशन। तो इतनी बड़े कि मैंने शॉर्ट में कर दिया। माई में आप MY कर सकते हो, फर्स्ट कंसोल एप्लीकेशन। उसके बाद अगर 1 प्रेस करना है तो 1 प्रेस करो तो सेम आ गया। सेकंड वाले में आपको लोकेशन बता रहा है कि कहाँ पे आपका ये प्रोजेक्ट स्टोर हो। ध्यान में रखिएगा कि ज़्यादातर हमें उसका लोकेशन याद रहे, नहीं तो फिर बाद में आप उसको उसी प्रोजेक्ट को सर्च करोगे तो आप पूरा ढूंढ रहोगे कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो आप अगर लोकेशन है तो सी ड्राइव यूजर अशोक जो मेरा नाम है, डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर फोल्डर आता है विजुअल स्टूडियो 13, इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर जाके आपका प्रोजेक्ट इस नाम से बन रहा होगा। यहाँ पे अगर क्रिएट डायरेक्टरी फॉर सोल्यूशंस, आपको सोल्यूशन के लिए डायरेक्टरी चाहिए तो हाँ टिक करेंगे। ज़्यादातर आप टिक कीजिए, क्योंकि हमारा पहले ही से कहा गया है कि हमें इसमें बहुत सारे फोल्डर्स बनते हैं और जो ज़रूरी भी हैं, जो बहुत सारी इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि कोई अलग के सोर्सेस कंट्रोल्स भी आपको चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करके उनको पिक कर सकते हो। तो अभी हम नीड नहीं है तो हम स्किप करके डायरेक्टली ओके करेंगे। तो हमारी कुछ इस तरह से विंडो ओपन होने लगेगी। थोड़ा सा समय लेगी, इसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी। हाँ, अगर आपने ये आपका सिस्टम बढ़िया है तो फास्ट और तेज वर्क में आएगा। अगर स्लो होगा तो एक अलग की बात आ जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स क्या क्या आ गया। जो आप जहाँ पे आपको कोडिंग करनी है, यानी कि इस वाले पूरे पार्ट में हमारी कोडिंग होनी है, ये वाली हमारी अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ program.cs फाइल, तो जो CS फाइल है यानी कि सोर्स फाइल जो हमारी है, हम इसमें कोडिंग करेंगे अपनी। इसका एक्सटेंशन .cs होता है। इसमें देखिए सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे पूरे कंटेंट एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि हमारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, हमारे रेफरेंसेस जो भी आएंगे
वो भी स्टोर हो जाएंगे, साथ ही साथ हमारे सोर्स फाइल भी आएगी। तो सोर्स फाइल में हमारी C.cs की एक्सटेंशन होता है जिसमें मेन फाइल कंसीडर होती है, जिसको हमें रन कराने के लिए ऊपर से जो इतनी ढेर सारे आप कंटेंट देख रहे हो राइट साइड में सोल्यूशन एक्सप्लोरर में, ये एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पे टूल बार भी आ जाते हैं, नहीं आते तो हम आपको बाद में भी दिखाएंगे कि बटन से आप ऐड कर सकते हो। ये सब आपके एडिट बटन व्यूज के अंदर देखिए, ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर, टीम एक्सप्लोरर, सर्वर एक्सप्लोरर, ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। तो आप इसका यूज यहाँ से भी बाई चांस यहाँ से कट हो जाते हैं तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई इसमें इश्यूज नहीं है। यहाँ के बाद हमारे जब ओपन हो गई तो हमें ये भी देख लेना है कि अब हमें कोडिंग कहाँ पे करनी हो, क्या क्या चीज़ बन के आ रही। तो चलिए हम समझाते हैं लाइन बाय लाइन। यहाँ से यूजिंग सिस्टम से लेके ये यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट तक हमारी लाइब्रेरी है जो पहले से बनी बनाई आ रही है, इसको हमें अलग से नहीं बनाना पड़ता है। यूजिंग सिस्टम हमारी मेन लाइब्रेरी है जिसके अंदर सारे बेसिक फंक्शनलिटी यानी कि बेस क्लास लाइब्रेरी भी इसको समटाइम्स बोला जाता है, जिसमें हमारे सारे मैक्सिमम टाइम पे अब आपको कुछ इन 4 लाइब्रेरी के बाद कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा, आप सबको हटा के यूजिंग सिस्टम भी यूज करोगे। अभी के केस में तो आपका सारा काम रन करता रहेगा। अगर आपको जेनरिक की फंक्शनलिटी जो मैंने इससे पहले ही बताया था, जेनरिक की फंक्शनलिटी का यूज करना है तो फिर आप जेनरिक का यूज करते हो। LINQ यानी कि लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरीज से जो आपको इंट्रोड्यूस की गई है 3.0 C# के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है, उसका भी अगर यूज करना है तो आप इस लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो। और टेक्स्ट पे ज़्यादा काम करना है तो टेक्स्ट की लाइब्रेरी, लेकिन हम लोगों को बहुत बेसिक है, अभी तो हम ओपन और क्लोज करना सीखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं नेम स्पेस। ये जो नेम स्पेस जो माई FCA जो हम लोगों ने अभी नाम दिया था, वो नेम स्पेस यानी कि एक फोल्डर बना है जो इस नाम से एग्जिस्ट करता है, माई FCA1 के नाम से। तो अगर आप इसको सर्च करना चाहोगे तो भी वो आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं, माई कंप्यूटर में जाते हैं। तो माई कंप्यूटर के बाद आपको वो सर्च करना है कि जहाँ पे आपका ये फोल्डर एग्जिस्ट करता है। ये देखिए 13 आ गया, विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो 13 में आप आने के बाद प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे आप, तो ये हम लोगों ने अभी अभी FCA नाम का फोल्डर बनाया है जो ये आ गया। इसके अंदर सारे कंटेंट ये program.c है, जिसमें अभी अगर हम इसको राइट क्लिक करके ओपन भी आप करोगे तो इसके हम लोगों ने अंदर कुछ भी राइट डाउन नहीं किया है, एज इट इज फाइल पड़ी हुई है। तो ये ध्यान में रखना है कि जहाँ पे भी हमारा इंस्टॉलेशन होता है तो आप सबसे पहले ओपन करोगे तो इतने ढेर सारे और फोल्डर बनेंगे, इससे ज़्यादातर आपको मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तो ज़्यादातर एम्प्टी होगा। अगर आप ओपन करोगे बैकअप फाइल तो इसी में ही कंटेंट आएंगे, सारे आप कंटेंट का बैकअप पिक कर सकता अगर आप अथॉरिटी दोगे तो। यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो चलिए हम वापस चलते हैं अपने कंसोल एप्लीकेशन पे जहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं। डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि आपको अगर सबसे पहला कोड क्या होता है, अपना नाम प्रिंट कराने को टाइप करते हैं कंसोल डॉट से पिक करना है। तो हमेशा आप जैसे ही वो कंसोल के बाद ओ लगाओ, एस के बाद ओ लगाओगे तो ये कंप्लीट आती है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम सिर्फ बटन प्रेस कर रहे हैं डॉट का, तो जैसे ही डॉट प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स से पिक कर ले रहा है। तो मैं आपको सारी चीज़ बोल के बता रहा हूँ कि मैं कर भी क्या रहा हूँ। फर्दर आपको भी इसी तरह से टाइप करना है, क्योंकि अगर आप सेम चीज़ टाइप करोगे तब भी एरर आएगी। तो आपको टाइप नहीं करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स से पिक करना है। तो इतना ध्यान रखना, कंसोल डॉट राइट लाइन को आप यहाँ से पिक करोगे। यहाँ पे जाके मैंने हाईलाइट करके एंटर प्रेस कर दूंगा तो कुछ इस तरह से आ जाता है। ब्रैकेट लगाइए, इस ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइन को आपको टर्मिनेट करना है। जो भी लिखना है डबल कोट्स के अंदर लिख दिए, जैसे कि हमने अपना नाम प्रिंट कर दिया है। और यहाँ पे देखिए स्टार्ट बटन है, आप स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे तो भी आपकी ये कंटेंट रन कर जाएगा, लेकिन हो सकता है फट से ड्रॉप हो जाए, क्योंकि हमने कोई भी ऐसी वो विंडो नहीं दी है। ये देखिए आ गया है, तुरंत ही हट भी गया है। अगर आप चाहते हो कि ये विंडो बार बार स्टे करे आपकी नीड के अकॉर्डिंग और रिमूव ना करे, तो कंसोल डॉट रीड लिख दिए। कंसोल डॉट रीड फंक्शन प्रोवाइड कर दीजिए। अब ये जब तक आप इस पर रन करा दो और जब तक आप कोई भी की प्रेस नहीं करोगे तब तक ये विंडो नहीं हटेगी। या फिर आप कंट्रोल F5 भी कर देंगे। इसको अगर आप रोक देंगे कंट्रोल के साथ F5 भी प्रेस कर दोगे तब भी ये एक इनपुट लेने के लिए स्टे करेगी। तो जो भी आपको ऑप्शन बेटर लगता है वो ऑप्शन यूज कर लो। हाँ, कंट्रोल के साथ यूज करने में आपको बार बार कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा, और अदरवाइज कंसोल डॉट रीड एक फंक्शन है, एक बटन एक इनपुट के लिए रेडी रहेगा जो आप भी प्रोवाइड करना चाहते हो। तो इसी में ही अगर आपको कोई
इंटीजर फ्लोट डबल, क्योंकि आपके इशू ये होगा कि हमें इंटीजर फ्लोट डबल कुछ भी नहीं आता, हम करें क्या, तो इन ए इक्वल टू ए कॉमा इन बी इक्वल टू 6। आप एक साथ भी डिफाइन कर सकते हो, मैं भी दिखाने के लिए अलग अलग आपको सारी कंटेंट विजिबिलिटी कर रहा हूँ। हाँ, ध्यान से अगर आपको ये विजिबिलिटी आ रही है कि ए के डाउन साइड यानी कि बॉटम में ग्रीन सिग्नल लाइन आ रही है, बी के अंदर ग्रीन, तो ये ऑलरेडी बता रहा है कि यहाँ पे कर्सर लेके आप जाओगे तो वो बता रहा है कि इस वेरिएबल का यूज नहीं किया गया है, इसलिए ये यूजलेस है, मतलब अभी ये यूज नहीं हुआ, उसको रिमूव करना है तो आप इसको हटा सकते हो। तो आप की नीड है कि आप हटाना चाहते हो या फिर नहीं। और C इक्वल टू ए प्लस बी, इतना तो हम लोग सब कर ही लेते हैं, तो फटाफट C ए प्लस बी कर दिया। अब हमें क्या करना है कि इसके साथ अपनी ये C को प्रिंट कराना है, तो C को मेंशन करके और ड्रॉप डाउन लिस्ट पे ओके कर दिया। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा उसमें से आपको पिक करना है। अभी मैं आगे जाके बताऊंगा ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या कंटेंट और कौन कौन से कंटेंट आते हैं। अभी इतना समझिए कि ज़्यादातर सारी चीज़ें आपको ऐसे प्रिंट क्लिक करके पिक कर लेना। आपको अपने हाथ से अगर टाइप करें तो देखिए 14 अशोक मसीह 14 आ गया है, प्रेस कर दी। अगर आपको चाहिए कि कुछ स्पेस और आए ताकि क्लियर कट दिखाई दे तो मैंने यहाँ पे दे दिया है। सेव करने की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ही आप रन कराते तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है कंटेंट और वहाँ पे मूव करके चला आता है। अगर आप चाहते हो कि यूज़र से ये ए और बी इनपुट हो उसके बाद हमारा वर्क किया जाए, तो मैं सारा ना दिखा के आपको एक कंटेंट दिखा देता हूँ। आप उसी नीड के अकॉर्डिंग, नहीं तो फिर लेक्चर हमारा काफ़ी बड़ा होने लगेगा, तो आप उसी तरह से दूसरा भी इनपुट ले सकते हो। तो यहाँ पे लिखना कन्वर्ट डॉट टू इंट। अब आपको पे ये भी डिपेंड करेगा कि आपने जो वर्जन लिया है वो कौन सा, यानी कि अगर 32 बिट का पे काम करो तो 32 बिट हो जाएगा, अगर आप 64 पे यूज़ करो तो 64, लेकिन ज़्यादातर अभी तक में जो आप यूज़ करो वो 32 यूज़ करो, यानी कि जर्नल सारी जगह पे सिस्टम पे चल जाएगा और इजीली परफॉर्म कर रहा होगा। तो हमें फिर से क्या करना है, कंसोल डॉट रीड लाइन पिक कर लेना है, ताकि हम चाहते हैं यूज़र से हमें आउटपुट मिले। तो हम कंसोल डॉट रीड लाइन का मतलब होता है कि आप यूज़र से इनपुट लेना चाहते हो। कन्वर्ट डॉट टू इंट क्या कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर आप सारे इनपुट एज ए स्ट्रिंग की तरह से ट्रीट करते हो जितनी भी C# के अंदर, यानी कि .NET फ्रेमवर्क में। तो आप जो भी C# में आप कोडिंग करें तो कंसोल डॉट रीड लाइन के थ्रू इनपुट लोगे और उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको इसमें, यानी कि आप इंटीजर में, फ्लोट में, डबल में। आप ये ध्यान में रखना है कि हमने टू इंट इसलिए लिया है कि हमारे पास ए के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होनी है। अगर हमारे पास यहाँ पे डबल होता तो अगर यहाँ पे हम डिलीट करके आपको दिखाते हैं डॉट डबल भी आएगा, टू इन की जगह टू डबल। ये देखिए नीचे आप देखिए टू इन 64, टू एज बाइट स्ट्रिंग, ये ऊपर आ गया डबल, डेसिमल, डेट, इस तरह से आपको पिक आता। आपको जो पिक करना है आप वो पिक करोगे। इस तरह से पिक कर लिया मैंने और इस प्रोग्राम को फिर से आप रन करा सकते हो। समटाइम्स एरर्स क्या है ये तो देखें, हम ये चेक कर लेते हैं हमारे पास एरर क्या आ रही है पहले। ओ सॉरी, कह रहा है C डज नॉट एग्जिस्ट, तो सही कह रहा है क्योंकि मैंने पहले C हटा दिया। तो ये सिली सी मिस्टेक आप लोग भी ना करना, तो बाइक मिस्टेक हो जाता है सबसे। तो यहाँ से आप C दोबारा लगा के रन करा दोगे तो आपका प्रोग्राम इजीली रन कर जाएगा। अब ये इनपुट मांग रहा है कि हमारी उस कंटेंट के लिए इनपुट दे दी जो अभी अभी आपने एंटर किया था। अब 55 मैंने दिया था, अगर इसको हम मैं साइड में करूँ तो ये देखिए 55 आ गया A में और इसमें था 6 B में, तो फिर 61 आउटपुट आएगा। तो जो आपके पास सामने एग्जिस्ट आता है 61 आउटपुट। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आप इसके बाद अगर आपने C पढ़ी है लैंग्वेज, तो C में आपको जो वेरिएशंस करने हैं, सिर्फ इनपुट लेने और प्रिंट कराने का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। एज इट इज इतना है, रिमेनिंग आप सारा काम कर सकते हो और कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो, किसी भी तरह का इशू नहीं एग्जिस्ट करेगा। यानी कि C से हमने शायद इससे पहले भी बोला है, C के सारे आपके ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स और फंक्शंस लिए गए हैं, तो आपको कोई भी इश्यूज नहीं होगा। इंटीजर, फ्लोट, डबल, फॉर लूप, स्विच केस, व्हाइल लूप एज इट इज आप चला सकते हो। तो इसके बाद आप
उसको चला के देखना है। हमने क्योंकि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम आपको दूसरा कंटेंट भी दिखा दें कैसे हम अपना ओपन करते हैं विंडोज़ एप्लीकेशंस। चलिए यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड न्यू प्रोजेक्ट, विंडोज़ C# में जाओगे विंडोज़ और विंडोज़ एप्लीकेशन फॉर्म, सेम उसी तरह से विंडोज़ एप्लीकेशन आ जाएगी। कहाँ पे स्टोर करना है ये आपको डिसाइड कर लेना है और ओके कर देना है। आपको भी फ्रेंड्स ऐसे ही करना है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग आपको एक टाइम में एक ही लैब होगी तो एक ही लैब में अलग अलग प्रोग्राम मत बनाइएगा। एक प्रोग्राम ये हो गया, दूसरा प्रोग्राम ये हो गया। मैं इसको भी बताऊंगा कैसे यूज़ करना है, करा जाएगा बता। चलिए विंडोज़ फॉर्म पे आते हैं। विंडोज़ फॉर्म पे आने के बाद हमें क्या करना है, क्योंकि विंडोज़ है ग्राफिकल है, इससे पहले अभी आपने देखा था कि कंसोल थी यानी कि करैक्टर बेस्ड सारा फंक्शनल थी, तो ग्राफिकल का यानी कि मैं टेक्स्ट बॉक्स आ जाएंगे, टूल बॉक्स आ जाएंगे। तो हम आते हैं अपने टूल बॉक्स पे, क्लिक करते हैं, ढेरों टूल बॉक्स आपको टूल्स मिल जाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए मैं डाउन कर रहा हूँ, ये मैंने अभी एक जर्नल टूल बॉक्स पे क्लिक किया था जिसमें है या ये देखिए ऑल विंडोज़ फॉर्म्स यानी कि सारे हैं। कॉमन विंडो कंट्रोल्स ये आ गए हमारे पास। अगर हम कंटेनर से रिलेवेंट ये आ गए हमारे पास, तो मीनू से रिलेवेंट इतने आ गए। इस तरह से ढेर सारे हमारे पास अवेलेबल टूल बार है, इसमें से हमें इशूज़ नहीं है, ज़्यादातर हमें मैक्सिमम मिल जाते हैं। और जनरली हम लोग ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं, और विंडोज़ फॉर्म के जो जर्नल कंटेंट होते हैं यानी कि जर्नल टूल बार होते हैं उनका यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक दो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराएंगे और कुछ बटन है यहाँ पे कहीं टेक्स्ट बॉक्स टी आएगा, टेक्स्ट बॉक्स ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स। अगर आप डबल क्लिक कर दोगे तो भी ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से ड्रैग करा दोगे यानी कि होल्ड करने के बाद, कहाँ गया, ये होल्ड करोगे उसके बाद ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे तब भी टेक्स्ट बॉक्स आपका आ जाएगा। उस टेक्स्ट बॉक्स को आपको ड्रॉ जहाँ चाहे माउस के लेफ्ट क्लिक पे होल्ड कीजिए और जहाँ चाहे ड्रॉप करना है ड्रॉप कर दीजिए। तो अब हम इसके बाद एक बटन भी इसमें डालेंगे। बटन क्योंकि बी से स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं बी स्टार्ट टॉप में आ जाएगा। तो ये देखिए डबल क्लिक किया और बटन आ गया और फिर नीड के अकॉर्डिंग हमने इधर रख लिया जो इसकी सेंटर में है। और इसके बाद लेबल पे देख लेते हैं, यानी कि लेबल पे हम ज़्यादातर क्यों काम करते हैं, क्योंकि हमें कुछ कंटेंट दिखाना होता है, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, तो वो लेबल पे आएगा। तो ये लेबल हमारे पास आ गया। तो चलिए हम इसको ये भी बताते हैं कि अगर आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी चूज़ कर लेते हैं तो यहाँ पे आप आ जाओगे प्रॉपर्टी विंडो पे। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी विंडो को मैं लार्ज कर रहा हूँ, ये देखिए आ गया प्रॉपर्टी विंडो। और प्रॉपर्टी विंडो में आप देख लो कि इसमें ढेरों ऑप्शंस हैं, आपको चूज करना है कि आपको किसमें और क्या चेंजेस करना है। ऐड शो, जैसे जैसे हम मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे शो बटन क्लिक कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेम हो गया शो और ऊपर जाते हैं बटन के टेक्स्ट में आ जाते हैं शो। ये देखिए टेक्स्ट में जैसे ही हमने बदला है तो फिर यहाँ पे जो हमारा बटन बनाया था उस पर डिस्प्ले में आ गया है। और इस पर डबल क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे भी वो शो है जो हमने नेम में बदला था, नहीं तो फिर यहाँ पे बटन ही रहता। तो ये आप ध्यान में रखना है कि आपको आगे जाके सारे कंटेंट को चेंज कर लेना है। यहाँ पे हमारी डिज़ाइन व्यू चल रही है और यहाँ पे हमारी CS की फाइल चल रही है यानी कि इसकी कोडिंग की। जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो कोडिंग की फाइल ऑटोमेटिकली खुल जाती है, तो वो आपको सोचना नहीं है। तो आइए चलिए हम इस पर कोडिंग भी करके देख लेते हैं थोड़ा सा। फिर से हम एक बार दिखा दें आप लोगों को, जैसे ही आप जो डबल क्लिक हो इतनी ढेर सारी कोड अपने आप खुल के आ जाएगी। तो आपको हेडेक नहीं लेना। आपने ये वाला नाम लिखा था नेम स्पेस की था तो आपके उसी में फोल्डर में इस नाम का एक फोल्डर बन गया होगा। पहले से ढेर सारी लाइब्रेरी ऐड की गई है, मैं आगे जाके इस लाइब्रेरी को भी डिस्क्राइब करूँगा 1 बाई 1। अभी आपके क्योंकि पहला ही है ये, तो मैं ओपन करना और उसको रन कराना बता रहा हूँ। तो मैं आगे चलता हूँ। नेम स्पेस आपको मिल ही गया है, फोल्डर हो गया है। क्लास में आपको डिफाइन किया हुआ मिलेगा, आपको उसका भी हेडेक नहीं लेना है। क्लास में एक पब्लिक आपका कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, वो भी आपको नहीं बनाना। आपको डायरेक्टली वो काम करना है जो अपने बटन पे आप करना चाहते हो, यानी कि आपको अपना काम करना है। बहुत सारा कोड पहले से बना बनाया आपको मिल जाएगा, तो आप उसको उस पर्टिकुलर कोड की हेडेक नहीं लेना कि ऊपर का कोड क्या है। तो आगे जाके आप
ऑटोमेटिकली समझ जाओगे या फिर आपको बता देंगे हम लोग कि ये ऊपर वाले कोडों की मीनिंग क्या हो, क्यों डिफाइन किए जाते हैं। तो चलिए हम अपने इस पे कोड करना चालू कर देते हैं। देखिए ड्रॉप डाउन जैसे ही हमने कुछ भी करते हैं तो उसका ऑलरेडी कंटेंट आता है लेबल 1 डॉट टेक्स्ट। हम चाहते हैं लेबल 1 के टेक्स्ट पे वो कंटेंट आता है जो हमें चाहिए, यानी कि हम चाहते हैं जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है डॉट टेक्स्ट की वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स 1 के टेक्स्ट की वैल्यू प्लस टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट की वैल्यू ऐड हो जाए। सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा। कब होगी? जैसे ही इस बटन पे क्लिक किया जाएगा दोनों की वैल्यू ऐड होके इसमें मर्ज हो जाएगी। तो हम रन कर देते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमें आपको बताना वो भूल गए कि ये हमारा प्रीवियस वाला प्रोग्राम रन कर रहा है। बहुत ज़रूरी अच्छी बात हुई ताकि आपको ये भी समझ में आएगा कि कहाँ पे हम लोगों की गलती हुई है और मिस्टेक कहाँ हुई। तो वापस हम आते हैं अपने सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे, क्योंकि हम लोगों की गलती क्या हुई है कि हमने पहला वाला भी रन है, क्योंकि पहले वाले को हमने रन कराया था तो इसलिए रन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। ये वाला पार्ट हमारा अभी तक हाईलाइटेड आप देख रहे होगे, दूसरा वाला ये वाला हाईलाइटेड नहीं है, इसीलिए ये भी रन नहीं कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, जिस वाले भी यानी कि अब हम जाए विंडोज फॉर्म पे, तो विंडोज फॉर्म वाले कंटेंट को हमें रन कराना है। तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट। ये देखिए राइट क्लिक करके हमने क्लिक कर दिया सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट। अब हम क्लिक करते हैं वापस इसमें, तो ये देखिए फ्रेंड्स ये वाला हमारा कंटेंट हाईलाइट हो गया, यानी कि अब हमारा ये वाला कंटेंट रन करेगा और ये वाला कंटेंट रन नहीं करेगा। तो यानी कि आपको एक टाइम में एक ही रन करा सकते हैं, सारे रन नहीं करेंगे। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें किसको रन कराना है और किसको नहीं रन करना है। चलिए फिर हम इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए जैसे ही रन हो जाएगा तो कुछ इस तरह का लुक आ जाएगा, वो आप इसमें टाइप कर सकते हो। हमारा थोड़ा सा कीबोर्ड करता है अशोक मसीह हमने यहाँ किया। अब हमें शो पे क्लिक करेंगे। हमने कोडिंग की थी किस पे? शो बटन पे। जैसे ही हम शो पे क्लिक करेंगे तो हमने कोडिंग की थी शो बटन पे, लेकिन हमने कहा था लेवल 1 में। अगर आप कोड भी इसका देखोगे, CS में जाओगे और इसका हम कोड चेक करा देते हैं आपको, साथ ही साथ विंडो फॉर्म भी दिखा दे रहे हैं। ये देखिए तो इसमें आप क्या है कि हम लेवल 1 पे हमने लिखा है कि टेक्स्ट बॉक्स 1 प्लस टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू आ जाए। तो हमने जो भी लिखा उनको मर्ज करके एक जगह पे दे दिया उसने। और कब? जब हम शो अंडरस्कोर क्लिक पे क्लिक करेंगे, यानी कि शो पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरह का आउटपुट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो दोबारा अगर हम क्लिक करते हैं उसे बदल के तो फिर हमारा दोबारा चेंज हो जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करेगा। ये हमारा है विंडोज एप्लीकेशंस। अब इसमें भी थोड़े से ट्विस्ट हैं, तो आपको बेसिक ट्विस्ट मैं समझा देता हूँ ताकि आप आगे जाके इस छोटे छोटे चीज़ों को लेके परेशान ना हो। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया कि इस तरह से। दूसरा अगर हम इसी को दोबारा से रन कराएं और हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं 55 और 66, तो आउटपुट आप क्या बताओगे? हम इजी बताते 55 के बराबर 5, यानी कि आप डायरेक्टली कहोगे दोनों को तो सर ने ऐड प्लस के साइन के साथ ऐड किया, यानी कि 60 आ जाएगा। तो बेटा देखो कुछ इस तरह का 3 आउटपुट आ जाएंगे कि 5 5 5, क्योंकि डॉटनेट के अंदर सारा कंटेंट एज ए स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग को इसको भी स्ट्रिंग एग्जाम्पशन मानेगा और 5 को भी स्ट्रिंग मानेगा। तो दोनों को मान के वो एज ए स्ट्रिंग की तरह से ऐड करेगा, जैसे कि नेम को ऐड किया था। तो इसलिए 55 और उसके बाद 5 को वो शो कर रहा है। अब आपको कुछ ऐसा चाहिए कि दोनों सेपरेट रहें, वो ऐड ना किए जाएं। यानी कि आपको चाहिए कि आप इंटीजर वैल्यू या कैलकुलेटर बनाना चाहते हो, तो उसकी तरह की वैल्यू को ट्रीट करना चाहते हो, तो कुछ इस तरह का काम कर दो। कन्वर्ट डॉट टू इंट प्लस कन्वर्ट डॉट टू इंट, दोबारा से रख देते हैं। हो गया इसका, दोनों को बंद कर दिया। अब ध्यान में ये रखना हुआ है कि हमने
टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू इंटीजर कर दी, टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू इंटीजर कर दी, और हम स्टोरेज किस में कर रहे हैं, स्ट्रिंग में। तो यहाँ फिर से अगर हम इसको भी रन करा देंगे तो एरर आएगी। तो फ्रेंड्स इसको भी आपको क्या करना है, क्योंकि हमने काम स्ट्रिंग इंटीजर में किया है और उसको वापस जाके डॉट टू स्ट्रिंग में हमें कन्वर्ट करना है, यानी कि काम होने के बाद वापस हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और स्टोर कर दिया। लेबल 1 हमारा स्ट्रिंग है, तो हमने इसको बाद में फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, डॉट टू स्ट्रिंग, और फंक्शन है इसलिए आपको ये पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे। जैसे ही लगाओगे तो ये रेड वाली लाइन आपकी रिमूव हो जाएगी। और इसके बाद अगर आप इसको रन कराते हो तो कुछ इस तरह का कंटेंट होगा। अभी हमने 5 डाला था, उसके बाद फिर से 5 डाला था, तो कुछ इस तरह से 60 का आउटपुट आपको दिखाई देने लगेगा। तो अब इसके बाद भी आप जैसे चाहे इसमें रिमेनिंग कोडिंग कर सकते हो, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। आप टेक्स्ट बॉक्स 1 को अच्छा एक और इश्यूज हो सकता है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप ले सकते हो int a इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक, सॉरी, int b इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो दोनों को टेक्स्ट ले लेते हैं और इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे कि हम इसको करते हैं कन्वर्जन, तभी हम इसको टेक्स्ट ले सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे एक और करना पड़ेगा जो अभी हमने नीचे किया था काम, यानी कि कन्वर्ट डॉट टू इंट वाला वर्क। ठीक है, आप ये भी काम करने के बाद इस पूरी लाइन को आप डिलीट कर सकते हो जो मैंने अभी आपको दिखाई, और इसके बाद आप लिख सकते हो a प्लस बी, आएगी एरर, क्योंकि हमने इसको भी कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में और b को भी इंटीजर, यानी a और b दोनों इंटीजर हो, हम फिर से किसमें स्टोर कर रहे हैं, स्ट्रिंग के अंदर। तो फिर हमें वही काम करना है जो हमने टेक्स्ट बॉक्स के साथ किया था। हम गए कुछ इस तरह से लेके ब्रैकेट लगा के डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शंस प्रोवाइड कर देना है, ताकि हमारी ये वाली एरर भी रिमूव हो जाए। फिर से हम जब रन कराएं तो हम इजीली कोई भी वैल्यू देके इसको एड अप कर सकते हैं। तो ये अजम्पशन मान के चलेंगे आपको थोड़ा बहुत कुछ ओपन और क्लोज करना समझ में आया होगा, ये आपको समझ में आया होगा कि हम इस पर कैसे प्रोग्रामिंग करें दोनों में। इसी के साथ साथ बहुत शॉर्ट में कहिए, हम एक और अपनी ओपन करके बस दिखा देते हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि इसकी कोडिंग उसकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो फिर हम आपको बहुत फटाफट दिखाते हैं कि वेब, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट का छूट के वेबसाइट आप चूज़ कर लेना। वेबसाइट में C# लिखोगी तो एम्प्टी हम ज़्यादातर आपको प्रेफर कराएंगे, एम्प्टी, ताकि आपको क्लियर हो कि आप गलती की ध्यान नहीं है, इसी में ऐड करना था, अलग से ऐड कर, कोई बात नहीं, आप इसी में फिर से जैसे मैंने किया था वो भी वेबसाइट भी आप इसी में ही ऐड कर लेते प्रोजेक्ट को, अभी मैं अलग से नहीं कर रहा हूँ। मैं राइट क्लिक करके ऐड आइटम कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऐड में आ गए, आइटम्स में आ जाएंगे आप, और हम जो कंटेंट चाहिए, यानी कि वेब फॉर्म चाहिए तो हम वेब फॉर्म को ऐड कर लेंगे, यानी कि हमें वेब पेजेस को ऐड करना है ना। तो वेब फॉर्म वही हमारा वेब पेज होते हैं, वो ऐड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए डिज़ाइन, स्प्लिट और सोर्स 3 कंटेंट दिखाई दे रहे हैं, तो हम सोर्स कोड पे चले जाते हैं। सॉरी, डिज़ाइन में सोर्स कोड तो पहले से अवेलेबल है, हम डिज़ाइन में चले जाते हैं। डिज़ाइन में कुछ इस पेज का लुक इस तरह से खाली इस तरह से दिख रहा होता है, हम इसमें भी जाएंगे, टूल बॉक्स पे जाएंगे, बटन है यही है, हमने डबल क्लिक कर दिया इसमें। इसके बाद हम फिर से जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स को, अब हमें ढूंढने में देरी नहीं करनी चाहिए, फटाफट हम करके देखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स 2 बार आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने लिया था लेबल, या फिर लो या ना लो ये आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ और मॉडिफिकेशन करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ये 3-4 चीज़ें हमने यहाँ पे ले ली। अब यहाँ के बाद हमारे पास क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स हमें नीचे चाहिए था, लेबल हमें राइट साइड में, तो हमें कुछ इस तरह करना है। टेक्स्ट बॉक्स को हमने लिया, कट राइट क्लिक करके यहाँ से कट करके और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। और लेबल के बाद हमने कर्सर को सेंटर में लाके एंटर प्रेस कर दिया, तो हमें कुछ इस तरह से आ गया। बटन को भी बाद हमने कर्सर से को यहाँ पे पुट किया, यानी कि आपके पास एरोज होंगे 4, उनका भी आप यूज कर सकते हो।
नहीं तो फिर कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी डिजाइनिंग में हल्की सी मेहनत पड़ती है, लेकिन एक बार आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो कोई इशू नहीं आता। स्पेस बार से स्पेस दे लोगे, यहाँ पे राइट साइड में लाके इसको स्पेस ऐसे दे सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। इसमें भी प्रॉपर्टीज पे जाके आप इसका नेम चेंज कर सकते हो। डायरेक्टली मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसमें भी आप सेम वैसे ही काम करोगे। लेबल 1 डॉट टेक्स्ट अवेलेबल है हमारे पास इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स से पिक करना, ध्यान रखिए मैं कई बार बोल रहा हूँ। इसको आप डायरेक्टली रन कराओगे तो ये भी कुछ इसी तरह से वर्क करेगा, बस लुक और फील का थोड़ा सा डिफरेंस आता है। वेबसाइट यानी कि हमारा जो इंटरनेट पर रन होने वाले पेज हैं उनकी बात की जा रही है। इसके लिए सर्वर इंस्टॉलेशन होता है, ये देखिए ये सर्वर की, ये डिफ़ॉल्ट लोकल सर्वर की बात की जा रही है। उसके ऊपर ये हमारा पेज इंस्टॉल हो रहा है यानी कि रन कर रहा है। और जो हमारे विंडोज़ एप्लीकेशन होती है वो हमारे सिस्टम पे डायरेक्टली रन करती है, उसके लिए अलग से सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्योंकि ये अभी मैंने इससे पहले थोड़ा सा वैसे नहीं किया तो इस तरह से आया है। इसके बाद फिर से आप और बटन पे क्लिक। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आई तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, कोई इशूज़ नहीं है। और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।